हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो जीके की एक और उपयोगी क्लास। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है शाहजहाँ, जिसके बचपन का क्या नाम था? जिसके बचपन का नाम है खुर्रम। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में हमने जहांगीर को पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि जहांगीर की मृत्यु के समय केवल उसके दो ही पुत्र जीवित थे। कौन कौन थे? एक तो खुर्रम खां था और एक कौन था? शहरयार था। ठीक है, एक कौन था? खुर्रम खां था और एक कौन था? शहरयार था। ये कौन थे? जहांगीर के ही पुत्र थे। ठीक है, जहांगीर के बाद गद्दी पर जो बैठना चाहिए था वो कौन था? खुसरो खां बैठना चाहिए थे, जिसने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह भी किया था। तो एक बार जब खुसरो और खुर्रम को इसने जहांगीर ने खुसरो खुर्रम को एक बार एक दक्षिण अभियान के लिए भेजा था। तो वहाँ पर खुर्रम खां ने क्या किया था? खुसरो की हत्या कर दी थी, क्योंकि खुर्रम को पता था कि इसके बाद जो गद्दी पर बैठेगा वो खुसरो बैठेगा और मैं तो गद्दी पर बैठने वाला हूँ नहीं। तो इसने क्या किया था? खुसरो की मतलब अपने भाई की ही हत्या कर दी थी। और गद्दी पर कौन बैठा था इसके बाद? खुर्रम। खुर्रम यानी कि कौन? शाहजहाँ। तो शाहजहाँ का जो शासनकाल है वो कब से कब तक रहने वाला है? शाहजहाँ का शासनकाल रहने वाला है 1627 से लेकर 1658 ईस्वी तक। ठीक है, कब से कब तक रहने वाला शाहजहाँ का शासनकाल? 1627 ईस्वी से लेकर 1658 ईस्वी तक। आपको इसके बचपन का नाम भी याद रखना है। इसके बचपन का नाम है खुर्रम। ठीक है, खुर्रम। इसकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, जिसको आप मुमताज़ महल के नाम से भी जानते हैं। इसका पूरा नाम क्या था? मुमताज़ महल। तो इसके कुल कितने बच्चे होते हैं? मुमताज़ महल के कुल 14 बच्चे होते हैं, जिसमें से 7 तो जन्म के समय ही सात बच्चों की मृत्यु जन्म के समय ही हो जाती है। 7 इसके बेटे जिंदे बचते हैं। बेटे नहीं, सॉरी, 7 इसके बच्चे जिंदे बचते हैं, जिनमें से इसके 4 बेटे थे और 3 पुत्र थी जो जीवित बचे थे। ठीक है, इसी के उपलक्ष्य में मतलब कुछ इतिहासकारों ने ये भी बोला है, इतिहासकारों ने अपनी किताब में लिखा है कि शादी के बाद लगभग हर वर्ष मुमताज़ महल प्रेग्नेंट ही रही थी। ठीक है, इसकी जब से शादी हुई थी तब के शादी के बाद से ही लगभग हर वर्ष मुमताज़ प्रेग्नेंट रही थी और अपने 14वें प्रसव के दौरान ही इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इतिहासकारों ने लिखा है। और 7 इसके जो बच्चे थे, 7 वो जन्म के समय ही मर गए थे। 7 बच्चे जीवित थे, जिनमें से 4 बेटे थे और 3 पुत्री थी। आपसे कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि इसके कुल कितने बच्चे थे, कितने जन्म के उपरांत मरे, कितने कम मरे। आपको केवल इतना याद रखना है कि इसके 4 बेटे थे और आपको चारों बेटों का नाम याद रखना है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? क्या करना है आपको? केवल इसके 4 बेटों का नाम याद रखना है। इसके चारों बेटे कौन कौन थे? एक था दारा सिकोह, जिसको इसने पंजाब का सूबेदार बनाया था। ठीक है, दूसरा था शाह सूजा, जिसको इसने बंगाल का सूबेदार बनाया था। तीसरा था औरंगजेब, जिसको इसने दक्षिण का सूबेदार बनाया था। और चौथा था मुराद बख्श, जिसको इसने गुजरात का सूबेदार बनाया था। मुराद नाम अकबर के बेटे का भी था। अकबर के जो 3 बेटे मैंने आपको बताए थे कि अकबर के 3 बेटे थे, मुराद, दानियाल और सलीम। मुराद और दानियाल की तो पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। इसका एक बेटा जिंदा बचा था, सलीम, जो गद्दी पर बाद में बैठा था। सलीम का ही नाम क्या था? जहांगीर नाम था। ठीक है, अब जहांगीर के 4 बेटे थे, जिसमें से जहांगीर का एक बेटा था शाहजहाँ, जो कि गद्दी पर बैठता है। इसकी 3 पुत्रियां भी थी, उनका नाम आपको याद रखना है तो आप केवल याद रख सकते हो। किसी एग्जाम से उनका कोई रिलेटेड मतलब एग्जाम में वहाँ से कोई भी क्वेश्चन कभी देखने के लिए नहीं मिलता। इसकी जो तीनों पुत्री थी, एक पुत्री का नाम था जहाँ आरा। ठीक है, क्या नाम था? जहाँ आरा। दूसरी जो इसकी पुत्री थी, दूसरी पुत्री का नाम था रोशन आरा। ठीक है, रोशन आरा। और जो तीसरी इसकी पुत्री थी उसका नाम था मोहन आरा। ठीक है, मोहन आरा। तो इनका कभी भी एग्जाम में कोई जिक्र नहीं होता। केवल इनको हम इसलिए लिखवाते हैं कि इनका केवल एक ये मतलब है कि शाहजहाँ जब अपने अंतिम दिनों में था तो इसकी पुत्री ही इसके साथ थी। शाहजहाँ को इसका ही बेटा जो औरंगजेब है, इसको औरंगजेब बंदी बना लेता है और औरंगजेब के साथ जो मतलब औरंगजेब जो इसको बंदी बनाता है तो इसके साथ अंतिम दिनों में इसकी पुत्री ही रहती है। ठीक है, लेकिन इससे बाद इसकी जो पुत्री है उसका आपको किसी भी एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलता है और ना ही कभी आगे देखने के लिए शायद मिलेगा। मे भी हो सकता है आपको आगे आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए। लेकिन आपको इसके चारों बेटों का नाम जरूर याद रखना है। ठीक है, चारों में से 2 का तो आपको ज़रूर याद रखना है। एक तो है दारा सिकोह, जिसको इसने पंजाब की सूबेदारी दी थी और ये चाहता भी ये था कि मेरे बाद गद्दी पर जो बैठे वो कौन बैठेगा? दारा सिकोह। लेकिन इसके जो प्रयासों को विफल कर दिया था किसने? इसके प्रयासों को विफल कर दिया था इसके एक बेटे औरंगजेब ने। ठीक है, गद्दी पर कौन बैठता? औरंगजेब बैठता शाहजहाँ के बाद। तो सबसे पहले हम देखते हैं शाहजहाँ का जो राज्याभिषेक वो सबसे पहले कहाँ हुआ था। शाहजहाँ को राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? वो आगरा में हुआ था।
ठीक है। गद्दी पर बैठने के बाद ये क्या करता है, 1628 गद्दी पर कब बैठता शाहजहाँ, 1627 ईस्वी में। ठीक है, गद्दी पर बैठता 1627 में। लेकिन गद्दी पर बैठने के बाद ही 1628 में क्या करता है, अपनी राजधानी को कहाँ बना लेता है, आगरा अपनी राजधानी बना लेता है। ठीक है, उसके बाद इसने वापस भी अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली बनाई थी। इससे पहले इनकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी, इससे पहले जो मुगल काल की राजधानी तो कहाँ थी, दिल्ली थी। लेकिन जब शाहजहाँ गद्दी पर बैठता है 1627 में, तो उसके बाद उसके अगले वर्ष ही शाहजहाँ 1628 में राजधानी को कहाँ बना देता है, आगरा। उसके बाद ये फिर 10 साल बाद 1638 ईस्वी में राजधानी को वापस कहाँ ले आता है, दिल्ली। ठीक है, तो आपको 2 पॉइंट यहाँ से याद रखने हैं कि शाहजहाँ ने 1628 में राजधानी कहाँ बनाई थी, आगरा, और 1638 में वापस कहाँ बनाई थी, दिल्ली। ठीक है, हम देखते हैं 1628 में जो शाहजहाँ के खिलाफ सबसे पहला विद्रोह हुआ था। इम्पोर्टेंट एग्जाम में कई बार आ चुका है कि शाहजहाँ के खिलाफ होने वाला पहला विद्रोह कब और किसने किया था। ठीक है, कब और किसने किया था, तो इसके खिलाफ जो सबसे पहला विद्रोह था वो किसने किया था, खान ए जहाँ लोदी ने किया था। ठीक है, अब खान ए जहाँ लोदी का आपको नाम भी पूछा जा सकता है कि खान ए जहाँ लोदी का अन्य नाम क्या था। खान ए जहाँ लोदी का अन्य नाम था पीर खान। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि पीर खां के नाम से एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि पीर खां किसका अन्य नाम था, तो किसका नाम था, खान ए जहाँ लोदी, जिसने शाहजहाँ के खिलाफ पहला विद्रोह किया था। ठीक है, तो जब इसने इसके खिलाफ विद्रोह किया था तो शाहजहाँ ने उसको हटाकर उसकी जगह महावत खां को गद्दी पर बैठाया था। मतलब दक्षिण में एक जगह थी दक्कन, जहाँ का सूबेदार बनाया था। ठीक है, जिसे हटाकर उसकी जगह महावत खां को दक्कन का सूबेदार बनाया। महावत खां ने ही पीर खां की हत्या की थी। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन ये इस प्रकार से पूछा गया है कि पीर खां की हत्या किसने की थी। आपको या तो ऑप्शन में महावत खां मिलेगा, महावत खां यदि आपको नहीं मिलता तो आपको ऑप्शन में मिलेगा माधव खां। ठीक है, माधव। तो आपसे किसी भी नाम से पूछा जा सकता है कि पीर खां की हत्या किसने की थी। पीर खां की जो हत्या की थी वो किसने की थी, महावत खां ने की थी या फिर माधव सिंह ने की थी। ठीक है, या तो आपको महावत खां मिल जाएगा या फिर आपको माधव सिंह मिल जाएगा। और इसने इसकी मृत्यु करके कहाँ का सूबेदार बना था, खुद दक्कन का सूबेदार बना था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि शाहजहाँ के जो खिलाफ पहला विद्रोह हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो कहाँ हुआ था, दक्कन में। दक्कन कहाँ पड़ता है, साउथ में पड़ता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक का पॉइंट। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इसने इसके बाद किया था 1628 में ही बुंदेलखंड को जीता था। ठीक है, बुंदेलखंड को जीता था कब, 1628 ईस्वी में ही। अब बुंदेलखंड में क्या था, आपने अभी इससे पहले एक वीर सिंह बुंदेला का नाम सुना था। वीर सिंह बुंदेला कौन था, जिसके कहने पर सलीम यानी कि जहांगीर वीर सिंह बुंदेला के द्वारा किसकी हत्या करा देता है, अकबर के नौरत्नों में से एक थे कौन, अबुल फजल। ठीक है, जब अकबर के खिलाफ सलीम विद्रोह करता है तो वो बोलता है कि मेरे पापा को अबुल फजल पर बहुत ज़्यादा नाज है और मैं क्यों ना इसकी हत्या करा दूँ। तो इसने वीर सिंह बुंदेला के द्वारा अबुल फजल की हत्या कराई थी। तो वीर सिंह बुंदेला का ही एक पुत्र था जिसका नाम था जुझार सिंह। ठीक है, वीर सिंह बुंदेला की मृत्यु जब हो गई थी, वीर सिंह बुंदेला की मृत्यु हो गई थी 1627 ईस्वी में ही। ठीक है, वीर सिंह बुंदेला की मृत्यु कब हुई थी, 1627 में। तो इसके बाद इसका एक पुत्र था जुझार सिंह। कौन था, जुझार सिंह, जो कि उस टाइम पर बुंदेलखंड में शासन कर रहा था। आपको इनको कुछ भी याद नहीं रखना, केवल आपको इतना याद रखना है कि बुंदेलखंड पर जो विद्रोह किया था वो 1628 ईस्वी में किया था। तो बुंदेलखंड पर उस समय कौन था, जुझार सिंह। तो जुझार सिंह तो इनके पक्ष में ही रहता था मुगलों के में, लेकिन जुझार सिंह का एक बेटा था जिसका नाम था विक्रमजीत। ठीक है, क्या नाम था, विक्रमजीत। तो विक्रमजीत अपने पिता से बोलता है, यानी कि जुझार सिंह से बोलता है कि मुझे मुगलों की सेवा करनी है और मुझे गद्दी पर बैठना है। लेकिन जैसे ही विक्रमजीत गद्दी पर बैठता है तो उसके मन में लालच आ जाता है और वो बोलता है कि हम मुगलों की किसी की नहीं सुनेंगे। मतलब वो अपने आप को स्वतंत्र समझने लगता है कि मैं स्वतंत्र राजा हूँ और मैं अपने हिसाब से ही कार्य करूँगा। और इसने, मतलब इतिहासकारों का कहना है कि इसने गद्दी पर बैठते ही लोगों को लूटना भी स्टार्ट कर दिया था। जब इसकी खबर शाहजहाँ को मिलती है तो शाहजहाँ ने विक्रमजीत पर हमला करा दिया, मतलब विक्रमजीत को जैसे मृत्यु दिया गई। तो विक्रमजीत की साथ उसका बेटा उसका पिता कौन था, जुझार सिंह, वो भी विक्रमजीत के साथ बोलने लगा। तो शाहजहाँ ने क्या किया था, इन दोनों की ही मृत्यु करा दी थी। किस की, जुझार सिंह की और विक्रमजीत की। तो तभी बोलते हैं बुंदेलखंड का जो विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था, 1628 में। ठीक है, इसके बाद इसने 1633 में अहमदनगर को जीता था, 1636 में गोलकोंडा को जीता था। ठीक है, आपको इनमें से कुछ भी याद नहीं रखना, कोई भी इसमें से इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट आपको बुंदेलखंड का विद्रोह याद रखना है जो कि 1628 में है।
और आपको एक इसका सबसे पहला विद्रोह याद रखना है कि शाहजहाँ के खिलाफ जो सबसे पहला विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था, वो भी 1628 ईस्वी में ही हुआ था। आपको ये दोनों पॉइंट इसमें से ज़रूर याद रखने हैं, एग्जाम रिलेटेड ये पॉइंट है दोनों, कई बार एग्जाम में सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि शाहजहाँ के समय पर जो विदेशी थे, कौन कौन विदेशी शाहजहाँ के समय पर आए थे। ठीक है, और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और, अभी मैंने जो आपको बताया ना 1633 में जो अहमदनगर जीता है, ये इसका पहला दक्षिण विजय भी था। आपको ये भी याद रखना कि पहला दक्षिण विजय कौन सा माना जाता है, 1633 का माना जाता है। ठीक है, 1633 का इसका पहला दक्षिण विजय माना जाता है। शाहजहाँ के समय जो विदेशी आए थे वो कौन कौन थे, एक तो था पीटर मुंडी, एक था निकोलस मनुची। दिल्ली पुलिस हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछती है, तो एक क्वेश्चन हमेशा दिल्ली पुलिस में देखने के लिए ज़रूर मिलता है, कहाँ से विदेशी, जो भी भारत में विदेशी आए हैं वहाँ से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में ज़रूर बनता है। चाहे आप दिल्ली पुलिस का कोई सा एग्जाम ले लो, AWO का हो, TP का हो, या फिर हेड कांस्टेबल कोई सा भी हो, या फिर कांस्टेबल हो। ठीक है, ऐसा कभी भी कोई पेपर नहीं हुआ जिसमें दिल्ली पुलिस ने विदेशी से क्वेश्चन नहीं पूछा हो। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट करके आपको याद रखना है यदि आप दिल्ली पुलिस की तैयारी में हो तो। ठीक है, इसके समय पर जो दो विदेशी थे, एक था पीटर मुंडी, एक था निकोलस मनुची। ये दोनों कहाँ से आए थे, इटली से ये दोनों आए थे। ठीक है, साथ ही साथ दो विदेशी और थे, एक था फ्रांसिस बर्नियर और एक था ट्रेवनियर। ये दोनों कहाँ से आए थे, ये दोनों आए थे फ्रांस से। और फ्रांसिस बर्नियर कौन था, ये एक डॉक्टर था। ठीक है, फ्रांसिस बर्नियर कौन था, डॉक्टर था। और जो ट्रेवनियर थे कौन था, एक व्यापारी था। ये व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आया था, और ये कौन था, एक डॉक्टर था। ठीक है, साथ ही आपको इसके दरबारी कवि भी याद रखना। दरबारी कवि कौन कौन थे, इसके दरबारी कवि थे, एक तो था अबू कालीन, एक था पंडित जगन्नाथ। आपको पंडित जगन्नाथ की पुस्तक को ज़रूर याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पंडित जगन्नाथ की पुस्तक कौन सी है। पंडित जगन्नाथ की पुस्तक का क्या नाम था, गंगा लहरी था। ठीक है, एक इसका दरबारी कवि एक और था अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है, अब्दुल हमीद लाहौरी, इसने एक पुस्तक लिखी थी पादशाह नामा। ये भी कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि पादशाह नामा पुस्तक किसके द्वारा रचित की गई है। ठीक है, या फिर पादशाह नामा पुस्तक के रचयिता कौन थे, तो इसके रचयिता थे अब्दुल हमीद लाहौरी। साथ ही आपको पंडित जगन्नाथ की पुस्तक भी याद रखनी, जिसका नाम था गंगा लहरी। इसके दरबारी कवि दोनों को याद रखना है, अबू कालीन था और एक कौन था, पंडित जगन्नाथ था। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब यहाँ के बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको ज़रूर याद रखना है कि शाहजहाँ के समय को हम स्थापत्य कला का स्वर्ण युग भी कहते हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि शाहजहाँ के समय को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहते हैं, क्योंकि इसके समय पर बहुत सारी बिल्डिंगों का निर्माण भी किया गया था, जैसे कि ताजमहल हो गया। ठीक है, ताजमहल था, लाल किला था, मयूर सिंहासन था, जामा मस्जिद थी। ठीक है, तो बहुत सारी जो मतलब बिल्डिंग वगैरह थी इसके समय पर बनाई गई थी, इसलिए इसके समय को हम स्वर्ण युग भी बोलते हैं। किसका स्वर्ण युग, स्थापत्य कला का। ठीक है, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है, शाहजहाँ के शासनकाल को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसके निर्माण कार्य, इसने क्या क्या निर्माण कार्य किए थे भारत में। ठीक है, तो इसके निर्माण कार्य थे, सबसे पहले इसने क्या किया था, ताजमहल को बनवाया था, जिसको बनाने में कितने वर्ष लगे थे, 22 वर्ष। लगभग 22 वर्षों में जाकर क्या हुआ था, ताजमहल का निर्माण हुआ था। तो जिसका डिज़ाइन आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ताजमहल का बनाने का मतलब ताजमहल जो बनाया था उसका डिज़ाइन किसने किया था, इसका डिज़ाइन तैयार किया था अहमद लाहौरी ने। ठीक है, और इसका जो निर्देशन था वो कौन था, निर्देशन था ईसा खान ने। ठीक है, निर्देशन ईसा खां। निर्देशन बोलते हैं हम ठेकेदार के लिए, जैसे कोई भी किसी कार्य को कराने के लिए ठेका लेता है। ठीक है, जिसकी देख रेख में कोई भी काम होता है उसको बोलते हैं निर्देशन या फिर ठेकेदार। तो किसके निर्देशन में काम हुआ था, ईसा खां के निर्देशन में कार्य हुआ था। और डिज़ाइन किसने तैयार किया था, डिज़ाइन तैयार किया था अहमद लाहौरी ने, जिसको बनाने में लगभग 22 साल भी बने हैं। किसकी याद में बनाया गया था, मुमताज़ महल की याद में बनाया गया था। ठीक है, अब बहुत सारे लोग या इतिहासकार यहाँ से बोलते हैं कि शाहजहाँ ने मतलब जिन लोगों ने ताजमहल को तैयार किया था शाहजहाँ ने उनके हाथ कटवा दिए थे, लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है, कभी भी उनके हाथ नहीं कटवाए गए थे। ठीक है, ताजमहल की साइड में इसने क्या किया था, एक ताज नगरी बसाई थी। क्या किया था इसने, ताजमहल के बराबर में एक ताज नगरी बसाई थी, और ताज नगरी और जिन मजदूरों ने इसे बनाया था, इसने शाहजहाँ ने क्या किया था, उनको पैसे देकर उनका कार्य छीन लिया था। अब मैं आप सबसे बोलने लगूँ कि आपको मैं मतलब कुछ पैसे दूं और मैं बोलूं कि आपको कल से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एक तरह से क्या हो गए, आपके हाथ काटने ही हुआ। तो इसने भी क्या किया था, मजदूरों मतलब जो भी मजदूर थे उसने उनको ज़िंदगी भर के मतलब जितना वो शायद ज़िंदगी में नहीं कमा पाते, इसने उनको उतना धन देकर बोला कि आपको आज के बाद कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना। ठीक है, ना ही आपको आज के बाद ऐसी कोई बिल्डिंग बनानी है,
तो तब से बोला जाता है, कुछ इतिहासकारों ने इसी के लिए लिख दिया कि शाहजहाँ ने उनके हाथ काट दिए थे। ठीक है, तो याद रखना आपको, कभी भी शाहजहाँ ने किसी के हाथ नहीं काटे थे, केवल उनसे उनका काम छीन लिया था पैसे देने के बाद। ठीक है, यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 1983 में ताजमहल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, अब ये यूनेस्को क्या है? यूनेस्को पूरे विश्व की जो धरोहर स्थल है, जो भी धरोहर स्थल होती हैं, उनको अपनी सूची में शामिल करती है। लगभग अब कितनी है? लगभग 42 के आसपास इसमें इमारतें शामिल हैं। ठीक है, तो 1983 ईस्वी में ताजमहल को भी विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। इसके बाद जो इसने दूसरा निर्माण किया था, सबसे पहले हम ताजमहल का एक पॉइंट और देखते हैं कि ताजमहल का पत्थर जो सफ़ेद संगमरमर का है, जो कि मकराना राजस्थान से लाया गया था। आपसे कभी भी एग्जाम में भी नहीं पूछा जाएगा कि ताजमहल का जो सफ़ेद संगमरमर का पत्थर है वो कहाँ से लाया गया था, केवल आपको याद रखना है इसका जो ताजमहल का जो सफ़ेद संगमरमर का जो पत्थर तो कहाँ से लाया गया था? मकराना राजस्थान से। आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि ताजमहल किस में बनाने में किस शैली का प्रयोग हुआ है? पित्रादुरा शैली का ही इसमें प्रयोग हुआ था। ठीक है, सबसे पहले पित्रादुरा शैली का प्रयोग कहाँ हुआ था? एतमाउद्दौला के मकबरा में। और एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे पहले सफ़ेद संगमरमर की पहली इमारत कौन सी है, या फिर ये बोल सकते हैं सफ़ेद संगमरमर के द्वारा बनी पहली इमारत कौन सी थी? वो थी एतमाउद्दौला का मकबरा, और सबसे पहले उसी में ही पित्रादुरा शैली का प्रयोग हुआ था। मैंने आपको बताया भी था कि पित्रादुरा शैली का मतलब क्या होता है? पत्थरों पर डिजाइन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते थे पित्रादुरा शैली। ठीक है, उसका बाद इसने 1648 में क्या किया था? लाल किले का निर्माण कराया था। ठीक है, लाल किले का निर्माण कब किया था? 1648 ईस्वी में। ठीक है, जिसको 2007 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1648 में बना था और 2007 में यूनेस्को में शामिल हुआ था। ठीक है, इसके बाद इसने बनवाया था एक मयूर सिंहासन, जिसको इसने मतलब जिस पर इसने मोर छपे हुए थे, और इसको हम बोलते हैं मयूर सिंहासन। और यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मयूर सिंहासन में क्या प्रयोग किया था इसने? कोहिनूर हीरा। ठीक है, ये वही सिंहासन है जिसमें कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था, और इसी मयूर सिंहासन को हम तख्ते हाउस के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो कोहिनूर हीरा लगा होता है, इसी के लिए बाद में युद्ध भी होता है, जिसको नादिर शाह बाद में लूट कर ले जाता है। ठीक है, नादिर शाह इस हीरो को लूट कर भी ले जाता है। जिसका मयूर सिंहासन का जो डिज़ाइन तैयार किया था वो किसने किया था? बादल खान ने। आपको ये भी याद रखना, पूछा जा सकता है कि मयूर सिंहासन का जो डिज़ाइन है वो किसने तैयार किया था? बादल खान ने, और इसी सिंहासन पर कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था। ठीक है, इसके बाद इसने नंबर 4 जामा मस्जिद का निर्माण कराया था, जो कि कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि जामी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? उसमें ऑप्शन में शाहजहाँ भी लिखा हुआ था, लेकिन वो था ये क्या है? जामी मस्जिद है, और शाहजहाँ ने जो कराया था वो क्या था? जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। यदि आपसे जामी मस्जिद पूछा जाता है, जो कि एग्जाम में एक बार पूछा भी जा चुका है, तो इसका निर्माण कराया था इल्तुतमिश ने, जो कि कहाँ पर थी? बदायूं में। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था कि इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का सूबेदार था या कहाँ का गवर्नर था? तो ये बदायूं का सबसे पहले गवर्नर भी था, और इसने बदायूं में ही जामी मस्जिद का निर्माण भी कराया था। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यदि जामी मस्जिद नाम आता तो आपको आंसर इल्तुतमिश लगाना है, और जामा मस्जिद आता तो आपको आंसर शाहजहाँ लगाना है। ठीक है, इसके बाद इसने आगरा के किले में दीवान ए आम और दीवान ए खास का निर्माण किया था। अब इन दोनों का क्या मतलब है? दीवान ए आम और दीवान ए खास, यदि आपने मेरी पिछली वीडियो करी होंगी तो उसमें आपने इसका मतलब देखा होगा और आपको पता भी होगा कि दीवान ए आम का मतलब क्या होता है। ये एक ऐसी जगह बनवाते हैं कि जहाँ पर कोई भी आम आदमी आकर बैठ सकता है। ठीक है, दीवान ए आम का मतलब होता था कि एक ऐसी जगह थी जहाँ पर कोई भी आम इंसान आकर बैठ सकता था, लेकिन एक जगह थी दीवान ए खास। यह इसमें केवल खास लोगों को ही बैठने की अनुमति थी। ठीक है, कुछ लोग जो राजाओं के खास होते थे, केवल वही लोग इसमें आकर बैठ सकते थे दीवाने खास में। ठीक है, इसके बाद इसने सिजदा एवं पाबोस जो नीति बलबन ने चला रखी थी उसको ख़त्म कर दिया था। ठीक है, सिजदा एवं पाबोस का क्या मतलब होता है? जैसे मान लो कोई भी राजा के दरबार में आता है, तो दरबार में एंट्री करते उसको क्या करना? अपना सर झुकाना है, और घुटनों के बल चलकर आकर क्या करना? राजा के पैरों को चूमना है। ठीक है, नीति किसने चलाई थी? बलबन ने चलाई थी। एक लोहे एवं रक्त नीति भी किसने चलाई थी? बलबन ने ही चलाई थी। जिसको सिजदा एवं पाबोस को ख़त्म किया था किसने? शाहजहाँ ने। इसने तीर्थ यात्रा पर भी कर लगाया था। अब अकबर के टाइम पर क्या होता था? अकबर के टाइम पर कुछ लुटेरे थे तो क्या करते थे? तीर्थ यात्रियों से कर वसूलते थे। जब अकबर को इस बात की पता चलती है तो अकबर क्या करता है? तीर्थ यात्रा को ख़त्म करा देता है। मतलब जो तीर्थ यात्रा पर जो लोग कर लेते थे उसको ख़त्म करता है। लेकिन शाहजहाँ क्या करता है? तीर्थ यात्रा पर कर लगा देता है।
ठीक है। और इसने न्याय का जो दिन रखा था वो रखा था बुधवार को। इसने बोला था कि अगर किसी को न्याय चाहिए तो वो कब आ सकता है, केवल हफ्ते में मतलब 7 दिनों में से केवल एक दिन चुना था इसने बुधवार का, कि अगर यदि किसी को न्याय चाहिए तो केवल बुधवार को दरबार में न्याय लेने के लिए आ सकता है। ठीक है। अब साथ ही आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि इसके दरबार में जो कवि थे, एक संस्कृत कवि थे जिसका नाम था जगन्नाथ, जिन्होंने गंगा लहरी पुस्तक भी लिखी है पंडित जगन्नाथ ने। ठीक है। इसके दरबार में रहते थे पंडित जगन्नाथ। इसने उनको महाकवि राय की उपाधि दी थी। ठीक है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संस्कृत कवि जगन्नाथ को महाकवि राय की उपाधि किसने दी, तो आपको क्या आंसर लगाना है इसका? शाहजहाँ आपको आंसर लगाना है। ठीक है। शाहजहाँ ने क्या किया था? संस्कृत कवि जगन्नाथ को महाकवि राय की उपाधि दी थी। यहाँ से आपके 2-3 पॉइंट क्लियर होते हैं कि पंडित जगन्नाथ कौन थे? एक संस्कृत कवि थे। ठीक है। इसको किसकी उपाधि प्राप्त हुई थी? महाकवि राय की उपाधि प्राप्त हुई थी। जगन्नाथ को महाकवि राय की उपाधि किसने दी? शाहजहाँ ने दी थी। ठीक है। पंडित जगन्नाथ की पुस्तक का क्या नाम था? इनकी पुस्तक का नाम था जगन्नाथ। एक गंगा लहरी रचना भी है। ठीक है। एक गंगा लहरी रचना भी और ये पुस्तक है, जिसकी पुस्तक की जो रचना की वो किसने की है? संस्कृत कवि जगन्नाथ ने। ठीक है। इसने एक लालखा को इसने गुरु समुद्र की उपाधि दी थी। ठीक है। पंडित जगन्नाथ को तो इसने किसकी उपाधि दी थी? महाकवि राय की उपाधि दी थी, और लालखा को गुरु समुद्र की उपाधि दी थी। तो शाहजहाँ की तबीयत खराब हो जाती है 1657 ईस्वी में। ठीक है। 1657 में जब शाहजहाँ की तबीयत खराब हो जाती है तो लोगों में जो अफरा तफरी मच जाती है, लोग क्या करते हैं, इसका जो बेटा था दक्षिण में जो सूबेदारी कर रहा था औरंगजेब, वहाँ तक लोग खबर पहुँचाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा पिता जो शाहजहाँ है उसको दारासिकों को धीरे धीरे जहर देकर मारना चाहता है। शाहजहाँ क्या सोचता था कि शाहजहाँ सोचता था कि मेरे बाद गद्दी पर कौन बैठना चाहिए? दारासिकों मेरे बाद गद्दी पर बैठना चाहिए और दारासिकों का होना चाहिए, राजा बनना चाहिए। लेकिन लोग खबर फैलाते हैं कि दारासिकों अपने पिता को धीरे धीरे जहर देकर मार रहा है, यह जल्दी ही गद्दी पर बैठना चाहता था। तभी दक्षिण से औरंगजेब चल देता है और रास्ते से ही वो अपने दोनों भाइयों को पत्र भी भेजता है। ठीक है। दारासिकों क्या करता है? दारासिकों रास्ते से अपने दोनों भाइयों को पत्र भी लिखता है कि हमें चलना है दिल्ली की गद्दी पर। मतलब इसने बोला था अपने दोनों भाइयों से कि हमें युद्ध नहीं करना, केवल हम जाकर अपना मतलब हिस्सा लेंगे। और सबसे पहले इसने जो खत लिखा था वो लिखा था किसको लिखा था? इसका एक चौथा बेटा था मुराद को। ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं? मुराद को मनाता है, मुराद से बोलता है कि हम जाकर वहाँ बंटवारा करेंगे और तुम्हें 1/3 मिलेगा। और मुराद इसकी बातों में आ जाता है और दोनों ही दिल्ली की तरफ चल देते हैं। ठीक है। दोनों दिल्ली की तरफ चल देते हैं। तब क्या होता है? 1658 ईस्वी में सबसे पहला उत्तराधिकार का युद्ध होता है 1658 में, जिसे बोलते हैं धर्मट का युद्ध। ठीक है। धर्मट का युद्ध। धर्मट कहाँ पड़ता है? उज्जैन में पड़ता है। तो आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि दिल्ली के गद्दी पर बैठने के लिए उत्तराधिकार के जो युद्ध हुए थे वो कब हुए थे? ठीक है। तो उत्तराधिकार के युद्ध कब हुए थे? 1657 के बाद हुए थे। सबसे पहला जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1658 में। ठीक है। 1658 में कहाँ हुआ था? धर्मट का युद्ध। इसे हम किस नाम से जानते हैं? धर्मट का युद्ध के नाम से जानते हैं। धर्मट कहाँ पर है? उज्जैन में। ठीक है। धर्मट कहाँ है? उज्जैन में। तो ये किस किस के बीच होता है? औरंगजेब वर्सेस दारासिकों के बीच होता है। ठीक है। औरंगजेब वर्सेस दारासिकों के बीच। इस युद्ध में जीत किसकी हो जाती है? इस युद्ध में जीत हो जाती है औरंगजेब की। और औरंगजेब इस युद्ध को जीतने के बाद ही अपना पहला राज्याभिषेक करा लेता है। तो यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन और बनता है कि औरंगजेब ने अपना सबसे पहले राज्याभिषेक कब हुआ था? औरंगजेब ने अपने 2 राज्याभिषेक किए थे। सबसे पहला जो इसका राज्याभिषेक हुआ था, इसका जो पहला राज्याभिषेक हुआ था वो सामूगढ़ के युद्ध को जीतने के बाद हुआ था। ठीक है। पहला युद्ध होता है धर्मट का युद्ध, इसके बाद होता है इसका दूसरा युद्ध सामूगढ़ का युद्ध, जो कि 1658 ईस्वी में ही होता है। सामूगढ़ कहाँ पड़ता है? आगरा में। ठीक है। सामूगढ़ मतलब आगरा। तो सबसे पहले युद्ध कहाँ होता है? धर्मट का युद्ध होता है। दूसरा युद्ध कहाँ होता है? सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ के युद्ध के बाद अपना पहला राज्याभिषेक कराता है कौन? औरंगजेब। ठीक है। ये भी किस किस के बीच होता है? औरंगजेब वर्सेस दारासिकों के बीच होता है, जिसमें भी दारासिकों की जीत होती है। ठीक है। सामूगढ़ के युद्ध के बाद शाहजहाँ को बंदी बना लिया गया और साहेबुर्ज में कैद कर लिया गया और वहीं पर 1666 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके अंतिम दिनों में इसकी पुत्री जो थी शाहनारा जो इसके साथ आई थी। ठीक है। तो जब सामूगढ़ के युद्ध के बाद औरंगजेब ने अपने पिताजी मतलब शाहजहाँ को बंदी बनाया था, तो शाहजहाँ ने बोला था कि बेटा मुझे ऐसी जगह पर बंदी बनाकर रखना, मतलब इसने बंदी बनाकर रखा था इसको साहेबुर्ज में। अब इससे मतलब एक पुत्र अपने बेटा मतलब
एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मुझे इस यहाँ ऐसी जगह पर बंदी बनाकर रखना कि जहाँ से मुझे ताजमहल दिखाई देता रहे। तो इसने इसको एक खिड़की के सहारे मतलब बंदी बनाकर रखा था, जहाँ से इसको ताजमहल दिखाई देता रहा था। ठीक है, 1657 में इसे बंदी बनाया था, और जहाँ पर 1666 में इसकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, साथ ही आपको यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना कि यह युद्ध जीतने के बाद ही औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक हुआ। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक कब हुआ था, जो कि सामूगढ़ के युद्ध को जीतने के बाद हुआ था। सामूगढ़ कहाँ पड़ता है? आगरा, जो कि 1658 ईस्वी में होता है। ठीक है, इसके बाद इसने एक तीसरा युद्ध किया था, उत्तराधिकार का युद्ध, देवराई का युद्ध, जो कि 1659 में हुआ था। ये कहाँ पड़ता है? अजमेर में। ये भी किस किस के बीच होता है? दारा सिकोह के और औरंगजेब के बीच में ही होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? औरंगजेब की इस युद्ध में हार हो जाती है। औरंगजेब की इस युद्ध में फिर से दारा सिकोह की हार हो जाती है, और जीतता कौन है? औरंगजेब इस युद्ध में भी जीत जाता है। तो औरंगजेब की सेना ने किया था, इस युद्ध में दारा सिकोह को बंदी बना लिया था, और कहते हैं कि जो औरंगजेब की सेना के जो लोग थे, उन्होंने दारा सिकोह की गर्दन काट कर इसके सामने थाली में रखकर पेश कर दी थी। ठीक है, औरंगजेब ने वहाँ तो इसको सम्मान दिया था कि तुमने बहुत अच्छा काम किया मेरे भाई की मृत्यु करने, लेकिन इसने साथ ही जैसे ही दरबार से निकला था, इसको इनाम भी दिया था। इसने औरंगजेब ने इसके मतलब जिसने दारा सिकोह को मारा था उसको इनाम भी दिया था। और जैसे ही वो दरबार से इनाम लेकर निकला, तो इसने इशारा कर दिया कि इसकी रास्ते में ही हत्या करा दो। उसने उसकी हत्या भी करा दी थी। ठीक है, किसकी? जिसने दारा सिकोह को मारा था। तो होता यही है कि दारा सिकोह के जो पास थी, दारा सिकोह के पास बहुत ज़्यादा सेना थी। दारा सिकोह के पास थी लगभग 4 लाख की सेना। ठीक है, और औरंगजेब के पास थी मात्र 40,000 की सेना। तो होता क्या है कि जब दारा सिकोह एक अपने हाथी पर बैठकर युद्ध कर रहा था, तो इसकी जो मृत्यु का जो मेन कारण था वो था इसका अली उल्लाह। ठीक है, खली उल्लाह। क्या नाम था? खली उल्लाह। मतलब दारा सिकोह की जो मृत्यु होती है वो किसकी वजह से होती है? खली उल्लाह की वजह से होती है। अब खली उल्लाह कौन था? इसके दरबार में कोई व्यक्ति रहता था। इतिहासकार बोलते हैं कि दारा सिकोह एक ऐसा शासक था जो गद्दी पर बैठकर मतलब किसी की भी बात नहीं सुनता था। ये सोचता था कि इसने एक बार खली उल्लाह की भरे दरबार में बेइज्जती कर दी थी, और खली उल्लाह को इसी बात का इंतजार था कि कब मैं इससे अपनी मतलब इसका बदला लूँ। तो खली उल्लाह ने देवराई के युद्ध में इस चीज़ का पूरा बदला लिया था। जब दारा सिकोह हाथी पर बैठकर युद्ध कर रहा था, तो खली उल्लाह ने दारा सिकोह को भड़काया और बोला कि आप युद्ध जीतने वाले हो और आपको दिल्ली की गद्दी पर बैठना है। तो ऐसा ना हो कि कहीं हाथी पर ऊपर बैठकर आपको कहीं तीर लग जाए, आपको हाथी से नीचे उतर आना चाहिए। और दारा सिकोह ने उस टाइम इतना मूर्खता का काम किया था कि वो अपने हाथी से नीचे उतर गया, और लोगों को लगा कि दारा सिकोह अब नहीं रहा, और उसके हाथी से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई है। तो तभी क्या हुआ था? दारा सिकोह की जो सेना थी उसने आत्मसमर्पण कर लिया था, और औरंगजेब की इस युद्ध में जीत हो जाती है, और इसमें दारा सिकोह को बंदी बना लिया गया था। ठीक है, इसके बाद जो गद्दी पर बैठता है वो कौन बैठता है? औरंगजेब बैठता है। औरंगजेब 1658 में औरंगजेब को हम कल पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आप यदि आप चैनल पर आज पहली बार आए हैं, तो आपको चैनल को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और आपको वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, बाय।